मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर मध्यलोक की रचना हम देख रहे हैं और इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे बीचों बीच जम्बू द्वीप है, 1,00,000 योजन व्यास वाला, और उसको घेरे हुए उससे दुगने व्यास वाला यानी 2,00,000 योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। फिर उस लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए उस लवण समुद्र से दुगना व्यास यानी 4,00,000 योजन विस्तार वाला धातकी खंड नाम का द्वीप है। उस धातकी खंड को चारों तरफ से घेरे हुए उससे दुगना 8,00,000 योजन विस्तार वाला कालोदधी नाम का समुद्र है। और उस कालोदधी समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए उससे दुगने विस्तार वाला यानी 16,00,000 योजन वाला एक पुष्कर द्वीप है। ये 3 द्वीप अपने को समझ लीजिए अभी देखने हैं। पर इस पुष्कर द्वीप में भी क्या है कि जैसा ये पुष्कर द्वीप है चूड़ी के आकार का, वैसे ही चूड़ी के आकार का एक गोलाकार पर्वत इस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में है और उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। तो उस मानुषोत्तर पर्वत के कारण ये पुष्कर द्वीप 2 भागों में डिवाइड हो गया और आधा पुष्कर द्वीप मानुषोत्तर पर्वत के अंदर की तरफ हो गया, आधा पुष्कर द्वीप मानुषोत्तर पर्वत के बाहर की तरफ हो गया। तो जो आधा पुष्कर द्वीप है मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वो और धातकी खंड द्वीप और जम्बू द्वीप, इस तरह से ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं यानी जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। तो ये आधा पुष्कर द्वीप कितना बड़ा हुआ कि टोटल तो पुष्कर द्वीप था 16,00,000 योजन व्यास वाला, अब उसमें से आधा रह गया तो ये रह गया है 8,00,000 योजन विस्तार वाला। देखिए 2.5 द्वीप का टोटल विस्तार कितना है। 2.5 द्वीप का विस्तार मतलब वो डायमीटर व्यास वो कितना है। सबसे पहले है जम्बू द्वीप, ये 1,00,000 योजन का है। फिर इसके चारों तरफ है ये लवण समुद्र, ये 2,00,000 योजन का है। तो 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है। 2,00,000 योजन इधर फैला है, 2,00,000 योजन इधर फैला है, ये लवण समुद्र है। फिर लवण समुद्र के चारों तरफ है धातकी खंड द्वीप, ये धातकी खंड द्वीप 4,00,000 योजन इधर फैला है, 4,00,000 योजन इधर फैला है, ठीक है। फिर लवण समुद्र के चारों तरफ क्या है, धातकी खंड के चारों तरफ है कालोदधी समुद्र, ये कालोदधी समुद्र 8,00,000 योजन इधर है, 8,00,000 योजन इधर है, ठीक है। अब इस कालोदधी समुद्र के चारों तरफ है आधा पुष्कर द्वीप। अपने को जितने से मतलब है अपन उतना ही काम में लेंगे तो अपने को आधा ही चाहिए, आधा पुष्कर द्वीप। आधा पुष्कर द्वीप कितना बड़ा है, आधा पुष्कर द्वीप इधर 8,00,000 योजन है, इधर 8,00,000 योजन है। फिर से बताती हूँ, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है, यहां से यहां तक जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। फिर जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो लवण समुद्र है वो एक साइड में उससे दुगना है, यानी एक साइड में 2,00,000 योजन है।
तो दूसरी साइड भी 2 लाख योजन है। वो जब ऐसे इधर से 2 लाख योजन अपन ने ये यहाँ पे कंपास रखा और इतना घुमाया तो इधर भी उतना ही आएगा। तो इधर भी 2 लाख योजन है, इधर भी 2 लाख योजन है। फिर इस लवण समुद्र को घेरे हुए जो धातकी खंड द्वीप है वो लवण समुद्र से दुगना है, यानी इस साइड में 4 लाख योजन। तो इस साइड में 4 लाख योजन है तो इस साइड में भी 4 लाख योजन होगा बराबर। फिर इस धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए ये है कालोदधी समुद्र, ये कालोदधी, ये धातकी खंड, ये लवण समुद्र। तो ये कालोदधी समुद्र भी इससे दुगना है, यानी 8 लाख योजन इधर है, 8 लाख योजन इधर है। और कालोदधी समुद्र को घेरे हुए जो पुष्कर द्वीप है वो आधा पुष्कर द्वीप, वो आधा पुष्कर द्वीप है 8 लाख योजन का। तो 8 लाख योजन इधर है और 8 लाख योजन इधर है। समझ में आया इतना? तो अब हमको यहां से लेकर और यहां तक 2.5 द्वीप का कितना विस्तार है, यानी 2.5 द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक ये कितने विस्तार वाला है 2.5 द्वीप, इसको बोलते हैं 2.5 द्वीप का विस्तार। तो कितना होगा, प्लस करना है। 8 और 8 इधर से चलेंगे उधर तक, 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 और फिर 2 25 और 4 29 और 8 हो गए 37 और 37 और 8 हो गए 45 और ये सब है लाख है ना, ये सब 1 लाख योजन, 2 लाख योजन, 4 लाख योजन। तो ये कितने हो गए अपने पास, 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। ये पूरा जम्बू द्वीप का विस्तार, 2.5 द्वीप का विस्तार है। 2.5 द्वीप का विस्तार कितना है, 2.5 द्वीप का विस्तार है 45 लाख योजन। कैसे आया ये निकाला है हमने। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का किस प्रकार है, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले जैसा एग्जाम हुआ था ना वैसा एग्जाम तो होगा ही होगा, जो पहले अपने 6 सूत्रों का हुआ था ना वैसा तो होगा ही। और इस बार फिर मैं ओरल भी लूंगी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, सब मैं नहीं पूछ पाती हूँ मैं आपसे। तो पहले तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, फिर जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि इस व्यक्ति से मैं ये पूछूंगी, फिर ठीक है कि ये रचना इनसे लेकिन एक ही दिन पहले बताऊंगी, तो तब तक आपको तैयारी सारी करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऐसा आना चाहिए बताना कि ये कैसे आया, 45 लाख योजन कैसे आया। 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उससे दुगना लवण समुद्र है, तो एक साइड भी 2 लाख, दूसरी साइड भी 2 लाख। फिर उससे दुगना धातकी खंड है, इस साइड 4 लाख, इस साइड भी 4 लाख। फिर उससे दुगना कालोदधी समुद्र है, इस साइड 8 लाख, इस साइड भी 8 लाख। और उसको घेरे हुए आधा पुष्कर द्वीप है, वो भी एक साइड में भी 8 लाख, दूसरी साइड में भी 8 लाख। तो ये सब प्लस करेंगे तो 2.5 द्वीप का विस्तार आ जाएगा 45 लाख योजन। ये 45 लाख योजन 2.5 द्वीप का विस्तार है। इस 45 लाख योजन के एरिया में से हर जगह से कोई ना कोई जीव मोक्ष गया है, सिद्ध हुए हैं। ये इस 45 लाख योजन के एरिया में एक सुई के बराबर जगह भी ऐसी खाली नहीं है जहां से कोई जीव मोक्ष नहीं गया हो। ये मोक्ष जाने वालों का इतना ही एरिया है। इस 45 लाख योजन के बाहर से कभी कोई कहीं जीव मोक्ष नहीं गया, ना जा सकता है, ना पहले गए हैं, ना अभी जाएंगे, ना बाद में कभी जाएंगे। केवल जब भी जो जीव मोक्ष गए हैं या जा रहे हैं या भविष्य में जाएंगे, वो ये 2.5 द्वीप में से ही जीव मोक्ष में जाते हैं। तो ये समुद्रों में से भी जाते हैं मोक्ष, लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, यहाँ से भी मोक्ष चले जाते हैं। हाँ, यहाँ से भी मोक्ष चले जाते हैं। इन समुद्रों में बीच में बहुत आइलैंड भी हैं। हम समुद्रों की चर्चा करेंगे बाद में, ये द्वीप की अपनी पूरी हो जाए, फिर लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र की भी चर्चा करेंगे। इनमें आइलैंड भी हैं, पर्वत भी हैं, वो भी जगह है। इसके अलावा पानी भी जहाँ है वहां से भी कोई ना कोई जीव मोक्ष गए हुए हैं। वो कैसे बनता है कि कभी कोई मुनिराज यहाँ समझ लीजिए जम्बू द्वीप में या धातकी खंड द्वीप में कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं,
ध्यान में बैठे हैं, मोक्ष जाने ही वाले हैं, इतना तीव्र उनका ध्यान चल रहा है इस तरह का। और कोई उनका पूर्व भव का बैरी देव आया और उसने उन पर उपसर्ग किया, और उपसर्ग करने के लिए उसने उनको उठाया और उठा के ले जाके लवण समुद्र में फेंक दिया। तो उसने उठाया और यहाँ ऊपर से छोड़ा आकाश में से समुद्र में डालने को, और वो जाके जैसे ही पहुंचे, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वो बीच में से हवा में से ही, आकाश में हवा में ही उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया और हंत हुए और सिद्ध हुए और मोक्ष चले गए। या फिर जैसे ही पानी पे टच हुए और उन्होंने कर्मों का नाश उसी समय उनका हुआ और उसी समय मोक्ष चले गए। तो ऐसे हर जगह से, क्योंकि पूरे 2.5 द्वीप में से कोई भी जगह खाली नहीं बची हुई जहाँ कोई जीव मोक्ष नहीं गया हो। तो इसलिए उपसर्ग आदि की अवस्था में ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। और इस अपेक्षा से सब जगह से, यानी अपन ने तो देखा है कि मोक्ष कहाँ से जाते हैं, केवल आर्य खंडों में से, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में और विदेह क्षेत्र में से। और भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में भी 5-5 तो म्लेच्छ खंड हैं, उनमें से तो मोक्ष जाते नहीं है, केवल आर्य खंड में ही मोक्ष जाते हैं। लेकिन वो जो बात कहते हैं कि वहां से मोक्ष जाते हैं, उसका मतलब ये होता है वहां जन्मे हुए जीव मोक्ष जाते हैं। विदेह क्षेत्र के आर्य खंड में जन्मे हुए, भरत क्षेत्र में दुखमा सुखमा जो चौथा काल है अवसर्पणी का, उसमें जन्मे हुए जीव मोक्ष जाते हैं। लेकिन वहां जन्मे हुए और कहीं दूसरे क्षेत्र में आ जाए, कोई अभी विदेह क्षेत्र में कोई मुनराज है, मान लीजिए, जैसी परिस्थिति की बात अभी हमने की ना, अभी विदेह क्षेत्र में कोई मुनराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल इतना उग्र ध्यान कर रहे हैं, कर्मों का नाश करने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, और ऐसे ही कोई देव उनको उठा के यहाँ अभी अपने पंचम काल में भरत क्षेत्र में डाल दे, तो क्या वो मोक्ष जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा वो वहां के जन्मे जीव मोक्ष जाते हैं, क्षेत्र किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है। तो इस तरह से पूरे 2.5 द्वीप में से 45 लाख योजन में हर जगह से जीव मोक्ष गए हुए हैं। तो ये जितना बड़ा एरिया ऐसा गोलाकार 2.5 द्वीप का है, ऐसा ही इतना बड़ा एरिया सिद्ध शिला का है, और ऐसा ही सिद्धालय है जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, क्योंकि यहीं से जीव सिद्ध होते हैं इतने एरिया में से। इसके ठीक ऊपर 7 राजू ऊपर, ऊर्ध्वलोक के भी ऊपर, हम देखेंगे उसकी रचना बाद में। तो ऐसे ही गोलाकार एक सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला के ऊपर ऐसा ही गोलाकार एक सिद्ध क्षेत्र है, वहां सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो ये 2.5 द्वीप भी 45 लाख योजन का है, वो सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है, और वो सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। इसके अलावा 2 चीजें और है 45 लाख योजन की, लिख सकते हैं आप लोग, 5 चीजें हैं 45 लाख योजन की, 5 चीजें हैं। उसको 5 पैताले बोलते हैं शब्द शास्त्रों में। 45 लाख योजन की 5 चीजें। एक हमने पढ़ा है आप लोगों को, अब मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप लोगों को ख्याल आना चाहिए। अधोलोक की रचना में हमने एक पढ़ा है, किसी नरक का बिल है। चमेली आंटी का हाथ खड़ा हो रहा है, सुनीता आंटी का भी हो रहा है, चित्रा आंटी का भी हो रहा है। चलिए अभी मैं पूछने रही हूँ, आप लोगों को आ गया मुझे पता है। देखिए 5 चीजें हैं 45 लाख योजन की। सबसे हम नीचे से ही शुरू करते हैं, अधोलोक से। पहले नरक के पहले पटल का जो इंद्रक बिल है, इसका नाम भी मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था, क्या नाम है उसका? सीमंतक। सीमंतक नाम का जो पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल है, वो 45 लाख योजन का होता है। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल, उसका नाम है सीमंतक। सीमंतक नाम का वो इंद्रक बिल होता है, और वो 45 लाख योजन का। फिर दूसरा, फिर अधोलोक के बाद में आ गए अपन मध्यलोक में। मध्यलोक में ये है 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का।
इसके बाद में ऊपर चलेंगे स्वर्गों में। अभी हम यद्यपि हमने देखी नहीं है वहां की रचना, लेकिन इतना सा भी देख लें। तो पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान। पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान, उसका नाम है ऋजु। ऋजु नाम का इंद्रक विमान। यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ दिखेगा आप लोगों को। ऋजु होता है, ऋतु लिखते हैं, ऋतु की जगह ऋजु लिखना है। ऋजु, ऋजु। पहले स्वर्ग के पहले पटल का इंद्रक विमान। स्वर्गों में होते हैं विमान, नरकों में होते हैं बिल। इंद्रक का मतलब वही है बीच वाला, सेंटर वाला। 3 चीजें हो गई और 2 चीजें अभी मैंने आपको बताई। सिद्ध शिला, सिद्ध शिला होती है 45 लाख योजन की। और लास्ट है सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र या सिद्धालय भी कहते हैं उसे। सिद्ध क्षेत्र या सिद्धालय, वो भी है 45 लाख योजन। तो इस तरह से 5 चीजें होती हैं 45 लाख योजन की। इसके बाद में 1-1 लाख योजन की भी 5 चीजें होती हैं। वो हम लिख लेंगे बाद में। बता सकते हैं आप लोग? 1 लाख सोचना आप लोग, अभी नहीं पूछ रही हूं मैं, या तो बाद में पूछूंगी जब चालू करूंगी। 1 लाख योजन का क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए हम वो बाद में लिखेंगे वैसे, पर अभी जितना पढ़ लिया उसमें से भी कुछ चीजें आप बता सकते हैं। ये हुआ। अब हमें आज देखना है मानुषोत्तर पर्वत। देखिए समझ लीजिए कि ये पुष्कर द्वीप है। ये तो जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप और ये कालोदधी समुद्र, और ये आधा पुष्कर द्वीप यहाँ तक है। हमने उसमें ये बीच में उसको मोटाई बताने के लिए ये पर्वत बना लिया। ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये पर्वत इस तरह से, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने पर्वत दिखाने के लिए पर्वत जैसे डिजाइन इस पे बनाई है। ये मानुषोत्तर पर्वत है। चूड़ी के आकार का गोल पर्वत है, जैसे चूड़ी गोलाकार होती है। देखिए सुमेरु पर्वत है, वो गोल है वो, लेकिन चूड़ी जैसा गोल नहीं है। नाभिगिरी पर्वत है, वो गोल है। कांचनगिरी है, वो गोल है। वो नीचे से ही पूरे सॉलिड यानी गोल होके ऊपर तक उस तरह के हैं। पर ये मानुषोत्तर पर्वत है, ये चूड़ी के आकार का गोल है, और इसकी जो फैलाई यानी जमीन पे विस्तार है, वो जमीन पे विस्तार है ऐसा। और इस तरफ से अंदर क्या कहेंगे इसको, ये पुष्कर द्वीप के अंदर यानी मनुष्य क्षेत्र जो है, मनुष्य क्षेत्र के अंदर की तरफ तो है सीधा दीवार के जैसा। जैसे हमने हिमवन आदि पर्वत देखे हैं, हिमवन आदि पर्वत कैसे हैं, सीधे दीवार के जैसे हैं। तो ये अंदर से तो है सीधा दीवार के जैसा। यहाँ से तो ऐसा दिखेगा सीधा दीवार है, कुछ तिरछापन नहीं, एकदम सीधा। और इस तरफ से आउटर साइड से स्लांटिंग है, पर्वत की जैसा तिरछा। समझ में आ रहा है? एक साइड से तो है ऐसा, एक साइड से तो है सीधा, और एक साइड से है यूं तिरछा। एक साइड से यूं रखें, इस तरफ से तो है सीधा अंदर की तरफ, ढाई द्वीप के अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ है ऐसा तिरछा। इस तरह का ये मानुषोत्तर पर्वत है। तो जो मनुष्य क्षेत्र है ढाई द्वीप वाला, उस मनुष्य क्षेत्र में अंदर ये एकदम सीधा दीवार जैसा है, और ऊपर से इसकी चौड़ाई है, इसका विस्तार जमीन पे 1000 योजन चौड़ा है।
जमीन पे इसका विस्तार है 1000 योजन चौड़ा। यहाँ ऐसा जो अभी तो अपने क्या चित्र है ना, इसलिए अपन 3D नहीं है अपने पास में, तो ये जमीन पे जो फैला हुआ है ऐसे, वो 1000 योजन चौड़ा फैला है। फिर एक तरफ से जो सीधी दीवार है और इस साइड से यूं तिरछा होता हुआ गया है, तो तिरछा होता हुआ गया है तो भी ऊपर जाके ये 424 लगभग इसकी चौड़ाई ऊपर शिखर पर इसकी रहती है। और इसके शिखर पर वही कूट बनी हुई है, 22 कूट इसके शिखर पर हैं। पूरे गोलाकार में चारों तरफ 22 कूट हैं, 3-3 कूट चारों दिशाओं में, 3-3 कूट हैं। और उसके बाद में विदिशाओं में 4-3 12 हो गई, और 3 विदिशाओं में और 3 इधर विदिशा में, 4-3 12 13 14 15 16 17 18, हाँ 19, 2-2 इन विदिशाओं में। देखिए वो जो कूटे हैं उन पे सब व्यंतर रहते हैं। इसको डिजाइन को मैं हटा दूं क्या? ये 3 कूट यहाँ, फिर 3 दक्षिण में, 3 पश्चिम में और 3 उत्तर में। फिर 3 विदिशाओं में ईशान और आग्नेय, में 3-3, और इधर 4 3 4 12 3 15 3 18। इस तरह से इसमें कूटे हैं। और इसकी जो हाइट है, ये तो जो 22 कूटे हैं, ये 22 कूटे हैं, इन पर तो है व्यंतरों के निवास। चारों दिशाओं में 3-3, फिर 2 विदिशाओं में 3-3 और 2 विदिशाओं में 2-2। इस तरह से तो 22 कूट इस पे हैं, उन पर व्यंतर देवों के निवास हैं। और इन चारों दिशाओं में इन 3 कूटों के आगे एक कूट और है, वो सिद्धायतन या सिद्ध कूट है। इन चारों पर एक अकृत्रिम जिनालय हैं। यानी अपन इतना याद रख लें कि इस मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में, पूरब दक्षिण पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं में एक अकृत्रिम जिनालय है। मानुषोत्तर पर्वत के शिखर पर चारों दिशाओं में एक अकृत्रिम जिनालय है। जो हमने मध्यलोक के 2.5 दीप के उस दिन प्लस किए थे 398, उनमें ये 4 जिनालय मानुषोत्तर पर्वत के प्लस किए थे। तो ये मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशाओं में एक अकृत्रिम जिनालय होता है। और बाकी जो कूटे हैं उन सब पे व्यंतर देवों के निवास स्थान है, व्यंतर देव वहां पर रहते हैं। इस मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई, हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1721 योजन। 1721 योजन इसकी हाइट है। योजन हाइट है। जमीन पर फैलाव, भूमि पर विस्तार है 1000 योजन, और शिखर पर है 424। शिखर पर विस्तार है 424 योजन। और इस मानुषोत्तर पर्वत के चारों तरफ, यानी 7 एक साइड, ऐसे 14 द्वार कहें या गुफाएं हैं, जिनमें से ये जो पुष्करार द्वीप में जो नदियां बहती हैं, वो नदियों का पानी कहाँ निकल के जाएगा? इसके समुद्र तो आ नहीं रहा,
तो इस मानुषोत्तर पर्वत में गुफाएं हैं। वो जो नदियां बहती हैं 14 नदियां, तो 14 नदियों के निकलने के लिए 14 गुफाओं के या द्वार हैं 14, और वो आगे वाला जो बाकी का क्षेत्र है आधा पुष्कर बचा हुआ है उसमें बहती हुई, और फिर आगे जो पुष्कर समुद्र है उस पुष्कर समुद्र में जाके फिर वो नदियां मिल जाती हैं। इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत है। इसका नाम मानुषोत्तर क्यों है? क्योंकि मनुष्य इसके इधर इधर रहते हैं। ये दिशा कहलाती है उत्तर, यानी अंदर वाली साइड को कहते हैं उत्तर। तो मनुष्य इसके अंदर अंदर रहते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं होते। मनुष्य लोक की सीमा निर्धारित करने वाला ये पर्वत है, मनुष्यों की सीमा निर्धारित करता है। इसके बाहर में मनुष्य नहीं रहते हैं, यानी इस औदारिक शरीर से सहित जो ऐसा मनुष्य आयु वाले जीव हैं वो इसके बाहर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। और ये जो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, ये ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अब जितना मध्यलोक का एरिया बचा, एक राजू का मध्यलोक है, एक राजू बाय एक राजू की त्रस नाली है, उसमें बीच का फ्लैट हिस्सा वो मध्यलोक है। उस मध्यलोक में से केवल 45 लाख योजन में मनुष्य हैं। बाकी अब जितना एरिया बचा है सारे एरिया में तिर्यंच रहते हैं। बाकी सब जगह इसमें भी तिर्यंच रहते हैं, ढाई द्वीप में भी तिर्यंच रहते हैं, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर केवल तिर्यंच रहते हैं। यहाँ तिर्यंच और मनुष्य दोनों रहते हैं, और उसके बाहर केवल तिर्यंच ही तिर्यंच रहते हैं। और व्यंतर और भवनवासी देव भी रहते हैं, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों में से देखा जाए तो केवल तिर्यंच वहां पर रहते हैं। तो इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत की सामान्य सी जानकारी कि चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है, और ये अंदर की तरफ से सीधा है और बाहर की तरफ से तिरछा है। 1721 योजन ऊंचाई है, जमीन पे विस्तार 1000 योजन है, और शिखर पर विस्तार 424 योजन शिखर पे ये फैला हुआ है। इस तरह से ये मानुषोत्तर पर्वत है। इसके बाद में अब अभी प्रश्न है आप लोगों के, हाथ खड़ा करें तो मुझे आइडिया लग रहा है ज्यादा नहीं है, तो पहले मैं 1 2 ज्यादा नहीं है, बाद में पूछ रखते हैं। मैं अब आपको वो 170 तीर्थंकर वो भी और साथ में बता देती हूँ। देखिए वो इसमें देख लेते हैं, अपने नक्शे में देखते हैं। देखिए ढाई द्वीप का नक्शा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमको क्या देखना है कि ढाई द्वीप में कुल कितने मेरू हैं। सबसे पहले तो सरल है। ढाई द्वीप में 5 मेरू हैं। एक तो जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरू, फिर धातकी खंड में विजय मेरू और अचल मेरू, और पुष्करार्ध में मंदर मेरू और विद्युन्माली मेरू। ये 5 मेरू हैं। अब ढाई द्वीप में भरत क्षेत्र कितने हैं? ढाई द्वीप में भरत क्षेत्र कितने हैं? तो एक भरत क्षेत्र है जम्बू द्वीप में, और धातकी खंड में जम्बू द्वीप से डबल रचना है। एक जम्बू द्वीप जितनी रचना पूर्व साइड में है, एक जम्बू द्वीप जैसी रचना पश्चिम साइड में है। तो धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र हो गए। एक भरत क्षेत्र ये रहा दक्षिण की साइड में, और दूसरा भरत क्षेत्र भी इसके पास वाला ही। बीच में ईश्वाकार पर्वत है, एक ईश्वाकार पर्वत के लेफ्ट में और एक ईश्वाकार पर्वत के राइट में। तो 2 भरत क्षेत्र हो गए धातकी खंड में। और इसी तरह से 2 भरत क्षेत्र हैं। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा भरत क्षेत्र, इधर भी भरत क्षेत्र। ये पुष्करार्ध द्वीप में भी इसी तरह से 2 भरत क्षेत्र हैं। तो ढाई द्वीप में कुल 5 भरत क्षेत्र हैं। इसी तरह से 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। एक ऐरावत क्षेत्र जम्बू द्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध में। तो 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। आप लोगों को याद आ रहा है, कहीं बोलते हैं ये शब्द 5 भरत 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र विषय। पूजा जो लोग करते होंगे उनको अर्घ चढ़ाते समय ध्यान आ रहा होगा। ऐसा 30-24 का अर्घ चढ़ाते हैं।
तो ये हो गए 10 क्षेत्र, 5 भरत और 5 ऐरावत। इसके बाद में विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र कितने हैं? अगर यानी मूल में ऐसा देखा जाए, एक एक अपन इसको गिने तो एक विदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप में है और 2 विदेह क्षेत्र धात्की खंड में है और 2 पुष्करार्ध में है, तब तो वो 5 विदेह क्षेत्र हो गए। लेकिन यदि हम इनकी नगरियों की तरफ से देखें तो जम्बूद्वीप में कितने विदेह क्षेत्र की नगरियां हैं या कितने देश हैं? तो 32 देश हैं और हर देश में एक एक आर्यखंड है, यानी 32 आर्यखंड एक जम्बूद्वीप में है। फिर 32 दूनी 64 है धात्की खंड में और 64 ही है पुष्करार्ध में। तो कितने हो गए ये सब? प्लस करें, 64, 64 और 32, ये हो गए अपने पास में 12 और 4 160। 160 अपने पास में ये आर्यखंड हो गए। ठीक है, इन 160 आर्यखंड भी कह सकते हैं इनको 160 कर्म भूमियां भी कह सकते हैं। कर्म भूमियां मतलब जहां से मोक्ष जा सकते हैं। तो 160 आर्यखंड कहें या 160 160 कर्म भूमियां और 5 भरत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की। इस तरह से हो गई ये 170 170 और यानी एक एक तीर्थंकर एक एक भरत क्षेत्र में हो सकते हैं, एक एक ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। तो 5 भरत क्षेत्रों में 5 तीर्थंकर हो सकते हैं एक समय में। एक समय में एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर होते हैं। तो 5 भरत क्षेत्र हैं तो एक समय, मान लीजिए अभी एक कोई टाइम है, अभी इस समय में 5 भरत क्षेत्र हैं, मान लीजिए अभी चौथा काल चल रहा है, तो एक भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर, तो 5 भरत क्षेत्र में 5 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं। वैसे ही 5 ऐरावत क्षेत्रों में 5 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं। और ऐसे ही विदेह क्षेत्र के जो 160 देश हो गए 2.5 द्वीप में मिलाकर, एक मेरु संबंधी 32 हैं तो 5 मेरु संबंधी हो जाते हैं 160। तो 160 विदेह क्षेत्रों में जो आर्यखंड हैं, ऐसे 160 विदेह क्षेत्र संबंधी और 5 भरत के और 5 ऐरावत के, ये सब मिलाकर हो गए 170। ये होते हैं 170 तीर्थंकर, जो अधिकतम मैक्सिमम जम्बूद्वीप में 2.5 द्वीप में अधिकतम हो सकते हैं। एक साथ एक बार में अधिकतम पूरे 2.5 द्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो अधिकतम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। कैसे होंगे? कि 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 2.5 द्वीप में 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। और जब वहां चौथा काल चल रहा होगा, अवसर्पणी के हिसाब से बोलें तो जब वहां दुखमा सुखमा काल चल रहा होगा तो 5 भरत और 5 ऐरावत में एक साथ ही दुखमा सुखमा काल चलता है। काल परिवर्तन एक साथ ही होता है, सबका एक जैसा ही होता है। तो वहां 10 तो इनमें हो गए। और विदेह क्षेत्र में हर समय ही दुखमा सुखमा काल चल रहा है। और विदेह क्षेत्र में टोटल हमने देख लिया, एक मेरु संबंधी 32 देश हैं तो 5 मेरु संबंधी हो गए 160 देश जहां से मोक्ष जा सकते हैं। 160 आर्यखंड हैं। उन सब जगह पर एक एक तीर्थंकर मौजूद हो मैक्सिमम। एक देश में एक से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकते विदेह क्षेत्र में भी। जैसे जहां अभी सिमंदर भगवान विराजमान हैं, वहां दूसरे तीर्थंकर अभी उनके साथ में नहीं होंगे। जब वो मोक्ष चले जाएंगे तब उसी नाम के दूसरे तीर्थंकर बन जाएंगे। लेकिन अभी उस समय और सामान्य केवली तो हो सकते हैं। सामान्य कोई भी अरहंत हो, केवली हो, मोक्ष चले जाएं, वो तो हो सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर दूसरे नहीं होते, यानी 2 तीर्थंकर एक साथ में नहीं होते। तो एक देश में एक तीर्थंकर। और कितने देश हैं टोटल पूरे 2.5 द्वीप में विदेह क्षेत्रों में? 160। तो 160 तीर्थंकर वहां विदेह क्षेत्रों में, 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में। तो ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र विषय
वो तो 30-24 है, वो भी अभी बात कर लेंगे। ये 170 तीर्थंकर एक साथ एट ए टाइम, एक ही समय में पूरे 2.5 द्वीप में हो सकते हैं। और ऐसा आता है शास्त्रों में कि जब अपने यहाँ अजितनाथ भगवान का काल था, जिस समय अपने यहाँ अजितनाथ भगवान हुए थे दूसरे तीर्थंकर, उस समय 5 भरत क्षेत्रों में तीर्थंकर थे, 5 ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर थे, और पूरे 160 विदेह क्षेत्र की जो 160 देश हैं, 5 यानी मेरु संबंधी, सब में तीर्थंकर मौजूद थे उस समय। तो उस समय 170 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में मौजूद थे। अभी कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। तो हमने जम्बू द्वीप के तो देखे थे किस तरह से 20 तीर्थंकर थे। देखिए 20 तीर्थंकर कैसे होंगे। जम्बू द्वीप में हमने 4 देखे थे। ये 4 पार्ट जो हमने विदेह क्षेत्र के किए थे, एक जम्बू द्वीप में सीता नदी का उत्तरी तट, फिर सीता नदी का दक्षिणी तट, फिर इधर सीतोदा का उत्तरी तट और सीतोदा का दक्षिणी तट। तो इन चारों में 8-8 देश हैं। तो 8 देशों में से किसी एक देश में तीर्थंकर होते हैं। फिर दक्षिण वाले में भी 8 देशों में से किसी एक देश में तीर्थंकर होते हैं। इधर पश्चिम में भी, दक्षिण में और उत्तर में, सीतोदा के दक्षिण और उत्तर में 8-8 देशों में से किसी एक देश में तीर्थंकर होते हैं। तो ऐसे 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में हैं कम से कम। इसी तरह से धात्की खंड में उससे डबल है। तो धात्की खंड में भी इसी तरह से जो विदेह क्षेत्र 4 भागों में बटा हुआ है, पूर्व साइड वाला, तो वहां 4 तीर्थंकर, और पश्चिम साइड वाले में भी, अचल मेरु साइड वाले में भी 4 तीर्थंकर। तो 8 तीर्थंकर हो गए धात्की खंड में। और इसी तरह से 8 तीर्थंकर पुष्करार्ध में। ये 8 जो एक साइड के जो 8 देश होते हैं, उनमें से किसी एक देश में, फिर उसके दक्षिण में दूसरे 8 देशों में से किसी एक देश में, फिर सीतोदा के दक्षिण में 8 देशों में से किसी एक देश में, और सीतोदा के उत्तर में भी 8 देशों में से किसी एक देश में। तो इस तरह से 8 तीर्थंकर पुष्करार्ध में, 8 तीर्थंकर धात्की खंड में, और 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में। तो ये सब मिलाकर हो गए 20 तीर्थंकर। कम से कम 20 तीर्थंकर तो पूरे 2.5 द्वीप में होते ही होते हैं। और इनसे अधिक हों तो 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35, 40, 45, 160 तीर्थंकर तक भी विदेह क्षेत्रों में हो सकते हैं। और अगर भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भी उस समय हो तो 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं। इस तरह से ये 170 तीर्थंकर किस तरह से होते हैं वो बात हमने देखी। ये इस चित्र में मानुषोत्तर पर्वत की हम कूटें भी देख लें। ये देखिए यहाँ ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको छोटा करती हूँ। देखिए ये मानुषोत्तर पर्वत है। इस पे ये येलो कलर की, आप लोग अपनी अगर मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन को ऐसे हाथ से जूम कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। ये उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में ये 4 कूटे दिखाई गई है। इसके अलावा ये 14 जो द्वार हम कह रहे थे नदियों को निकलने के, वो ऐसे नदियों को निकलने के स्थान भी इस पर्वत में बने हुए हैं। ऐसा ये मानुषोत्तर पर्वत है। और ये सोने का बना हुआ है। ये ईश्वाकार पर्वत भी स्वर्णमयी होते हैं, सोने के बने हुए होते हैं। और मानुषोत्तर पर्वत भी सोने का बना हुआ है। इस तरह से ये चर्चा हुई। अभी वो 30-24 कैसे होती है, तो वो 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र हमने देख लिए, 10 क्षेत्र, और 1 भरत क्षेत्र संबंधित त्रिकाल 24, भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की। तो 1 क्षेत्र संबंधित त्रिकाल 24 है, तो 10 क्षेत्र हो गए, 5 भरत 5 ऐरावत, तो ऐसे 30-24 कहलाती हैं। 24-24 वाला जो सिस्टम है वो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही है। विदेह क्षेत्र में 24 वाला सिस्टम नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो होते रहते हैं, एक मोक्ष गए तीर्थंकर दूसरे हो जाएंगे, मिनिमम से मिनिमम 20 तो रहने ही है। इसलिए वहां चक्रवर्तियों का भी, जैसे हमारे यहाँ संख्या फिक्स है 12 होंगे, ऐसे उनके संख्या फिक्स नहीं है। वहां पे भी चक्रवर्ती भी होते हैं,
और नारायण, कतिनारायण आदि महापुरुष भी होते हैं, बलभद्र भी होते हैं, लेकिन उनका नंबर फिक्स नहीं है, संख्या फिक्स नहीं है, होते रहते हैं कभी भी। और जैसी 6 खंडों को यहाँ चक्रवर्ती जीतता है, वैसे ही वहां भी 6 खंडों को जीतना, वो सारा बराबर वैसा ही चलता रहता है, वो अपने टाइम के हिसाब से होते रहते हैं। इस तरह से ये बात हुई। अभी आप लोग पूछ लीजिए, फिर कुछ और बात रह गई होगी तो प्रश्नों में आ जाएगी। बोले रश्मि जी। देखिए 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र, 30 24 जान। हाँ, 5 भरत क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है, 10 हो गए, ये 10 हो गए। और इन 10 में भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24। देखिए 24 3 काल हो गए। हाँ, 3 तो हो गए काल, 10 हो गए क्षेत्र, तो 10 दिया कितने हो गए 30, और फिर 24 को 24 से गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 720 तीर्थंकर। ये 30 कैसे आई 24 कि 3 काल की 10 क्षेत्र की, तो हो गया 30। 10 क्षेत्रों की 3 काल की तो हो गई 30, और 24 यानी 24, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाते हैं 720 तीर्थंकर। हाँ रश्मि जी बोलिए, अनम्यूट करिए, फिर बोलिए। मैं ये कह रही थी, जो आपने इसकी मानुष्य पत्र की ऊंचाई बताई ना, मानुष्य पर्वत की, वो 1121 योजन है कि 1721। और ये पर्वत ये पुष्कराट से बाहर निकलता हुआ है ना, थोड़ा सा इसकी गोलाई आपने करी, वो बाहर निकलता हुआ है ना, बाहर करी। पुष्कराट से बाहर नहीं है, ये मानुषोत्तर पर्वत का एरिया ढाईद्वीप के अंदर ही है, तो पुष्करार्ध का जो 8 लाख योजन का एरिया है उसमें ही इंक्लूड है। अच्छा, उसके अंदर ही है, उसमें इंक्लूड है। हाँ अच्छा ठीक है। क्योंकि इस मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य जा सकते हैं, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। तो मानुषोत्तर आधा पर्वत लिया ना, नहीं, द्वीप आधा लिया है, पर्वत पूरा उसके अंदर है, पर्वत पूरा पुष्करार्ध में है। हाँ, मनुष्य क्षेत्र में ही इंक्लूड होगा, मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य क्षेत्र में ही इंक्लूड होगा, उस पे मनुष्य जा सकते हैं। और वो जो 8 लाख योजन हमने लिए हैं पुष्करार्ध के, उस 8 लाख योजन में वो पर्वत शामिल है। हाँ वो शामिल है उसमें, वो 1000 योजन जो उसकी चौड़ाई है वो उस 8 लाख योजन में शामिल है। हाँ ज्योति जी बोलिए। आपने पहले हैंड रेज कर रखा था इसलिए। चलिए हाँ, और किसी को पूछ, बेला भाभी बोलिए। भाभी जो आपने बताया कि इसमें जो तिरंज जो है ना बाहर जा सकते हैं मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, नहीं तो कौन से तिरंज? नहीं, मतलब एक केंद्रीय। देखो रुकिए, तिरंज बाहर जा सकते हैं मतलब ऐसा नहीं कहा, तिरंज बाहर होते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, यहाँ से बाहर जाएंगे निकल के, ऐसा नहीं। और एक इंद्रिय भी होते हैं और सैनी पंचेंद्रिय भी होते हैं बाहर जो हैं। इनके बाहर क्या है वो भी अपन बात करेंगे। इनके बाहर भोग भूमियों का एरिया है, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर पूरे मध्यलोक में, और उसके बाद में अभी अंतिम जो समुद्र है उसकी चर्चा अभी थोड़ी बाद में करेंगे अपन। वहाँ पूरी बीच में भोग भूमिया है, जगन्य भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि मतलब तीसरे काल जैसी व्यवस्था, वैसी आयु, वैसी हाइट, पर वहाँ केवल तिर्यंच रहते हैं। तो यहाँ के तिर्यंच निकल के बाहर जा रहे हैं ऐसा नहीं है, वहाँ तिर्यंच ही पैदा होते हैं, तिर्यंच ही होते हैं, ऐसा। एक बात पूछूं अभी जी? हाँ बोलिए माँ शांति। तो खाली तिरंज ही थोड़ी है, वो भी तो है ज्योतिष, व्यंतर वगैरह देव। हाँ वो तो मैंने बोला ही था साथ में, देव तो है ही, व्यंतर और भवनवासी। ज्योतिष देव नहीं, मतलब ज्योतिष देव तो ऊपर हैं, वो तो है ही सब। ज्योतिष देव भी कह सकते हैं, देव तो है ही, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों में देखा जाए तो केवल तिर्यंच वहाँ पर हैं, और बाकी व्यंतर और भवनवासी वहाँ रहते हैं या जा सकते हैं वहाँ, ये व्यंतर और जो ये भवनवासी? भवनवासी और व्यंतर देव पूरे मध्यलोक में सब जगह रहते हैं, रहने का उनका स्थान भी है। अभी ये तो क्या मैं ज्यादा इतना बता नहीं रही, अभी जैसे मानुषोत्तर पर्वत पे हमने बस इतना सा देख लिया कि यहाँ पर ये व्यंतरों की है, ये कूट बता दी। मेन स्थान तो नीचे नरक में भी तो है।
हाँ, जो नीचे है खर और पंख भाग में, वहाँ वो उनका मेन उत्पाद स्थान वही है, उत्पन्न वे वहीं होते हैं, लेकिन वो वहां भी रहते हैं और यहाँ मध्य लोक में भी उनके आवास कहलाते हैं। इनके 3 टाइप के रहने की जगह होती है। वो थोड़ी हम और डिटेल जब पढ़ेंगे ना, चौथा अध्याय, तब और उसमें डिटेल में आएगा। तो लेकिन मध्य लोक में सब जगह फैले हुए हैं भवनवासी देव और व्यंतर देव। फैले हुए तो है, लेकिन वो नीचे वहाँ होते तो पैदा तो वहाँ ही रहते हैं ना, पहले होते तो वही है ना, स्टार्ट तो पैदा वहाँ होते हैं, पैदा वहाँ होते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर उनका हाँ, इनके रहने के जैसे एक एक ये जो कूटे हैं, इन पे नाम दिए हैं, ये कौन से देव की है, ये कौन से देव की है, ये कहाँ है। लवण समुद्र के ऊपर इनके नगर बसे हैं, भवनवासी देवों के रहने के नगर बसे हैं लवण समुद्र के ऊपर, आकाश में, हवा में। पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है और ऐसा लगता है। और एक अपने पंडित हैं विक्रांत जी शाह, शोलापुर के हैं, उन्होंने पूरे 3D डायग्राम बनाए हैं इसके, और वो कुछ कुछ कभी दिखाते हैं तो ऐसे आश्चर्य लगता है। वो 3D में देखते हैं ना, कैसे हवा में बन रहे हैं ऐसे, इस तरह से। अपने को तो कल्पना है, मतलब सोचे अपन कैसा किस तरह से है, तो वो सब रहते हैं। तो उनको तो अपन बोलने में अलग से आता नहीं है, गिनने में। मध्य लोक में मुख्य रूप से मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी मध्य लोक में कौन रहता है, या मनुष्य और तिर्यंच कहाँ रहते हैं, तो मध्य लोक में। तो उसमें से भी मनुष्य केवल 2.5 द्वीप में रहते हैं, और तिर्यंच बाकी पूरे मध्य लोक में सब जगह तिर्यंच तो रहते हैं। और देव तो तीनों लोकों में रहते हैं। उर्दू लोक में तो वैमानिक रहते हैं, और भवनवासी और व्यंतर अधोलोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं, और ज्योतिष देव केवल मध्य लोक में रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है। चित्रा आंटी बोलिए। अपन गर्वर तक जाते हैं तो क्षीर सागर समुद्र वाले तो बाहर हो गए। हाँ से हाँ, अपन जब अभिषेक के लिए पानी लाएंगे तो कैसा आएगा? तो अभिषेक अपन थोड़ी ना करते हैं, वो भी 2.5 दिन के बाद तो वो भी तो देव तो सब जगह जाते हैं ना, देव तो है ही। हाँ, अभी तो बोला, देव तो पूरे मध्य लोक में और उर्दू लोक में सब जगह। और ये जो अभिषेक करते हैं तो सारे ऊपर के स्वर्गों के वैमानिक देव करते हैं, सौधर्म, ईशान, इंद्र, तो वो तो और पावरफुल हैं। वो तो अभिषेक तो ऐसा करते हैं कि 5वें समुद्र से लेके और यहाँ तक सुमेरु पर्वत तक पूरी लाइन बना लेते हैं। जैसे अपने यहाँ छत डलती है ना, तो वो कारीगर लोग, वो काम करने वाले ऐसे एक दूसरे को पकड़ाते जाते हैं, ऐसे वो कलश यूं यूं लाइन बना लेते हैं, वो कलश पकड़ाते जाते हैं। देवों के लिए कुछ दिक्कत नहीं, देव सब जगह जा सकते हैं। देव तीनों लोकों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, जिसको जहां तक जाने की योग्यता है, सबकी अपनी अपनी शक्ति अलग अलग है, कहाँ तक गमन कर सकते हैं, लेकिन देव तीनों लोक में सब जगह जा सकते हैं। सामान्य रूप से जो देव कहते हैं सब। भी बाहर ही पुष्कर में समुद्र भी बाहर। हाँ, वो भी बाहर ही है, बाहर ही है। मीनू दी बोलिए। ये जो मानसरोवर पर्वत की चौड़ाई 1000 योजन है, अब ये 8 लाख योजन जैसे रहा, तो दोनों में बराबर इक्विवेलेंट कहाँ रहा? तो बाद में बच्चा अभी बोला ना मैंने आपको, वो 1000 योजन वो उसमें 8 लाख में शामिल है। 1000 योजन अलग से बाहर वाला में नहीं है। 8 लाख योजन का हमने पुष्करार्ध कहा ना, उस 8 लाख योजन में ही 1000 योजन को अंदर लेना है। अपनी जो, जैसे अपन को दीवार खड़ी करनी है, अपने अगल बगल में पड़ोसी भी है, अपने को एक और दीवार खड़ी करनी है, तो अपना जितना एरिया है उसी में दीवार खड़ी करेंगे, पड़ोसी वाले में अपन दीवार नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो ये जितना अपना एरिया है 2.5 द्वीप का, उसी में मानुषोत्तर पर्वत है, बाहर नहीं है। मीनू दी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि भारत का ऐरावत क्षेत्र में जब तीर्थंकर होते हैं तो सब में एक साथ ही होंगे कि ऐसे कभी एक भारत में हो गया, एक साथ ही, यानी तो 10 एक साथ रहेंगे जब भी होंगे, जब 10 हाँ, अंदाजन एक साथ ही होंगे। वो थोड़ा बहुत बिल्कुल अभी थोड़ा आयु में अगर डिफरेंस हो तो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर वो काल वही चलेगा। जब यहाँ चौथा काल चलेगा तभी 5 भरत में चौथा, वो काल एक साथ चलेगा। काल तो एक साथ चलता है, होते भी एक साथ एकत्रित होता। अब लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अब वो पर सबकी आयु बराबर एक सी हो सब जगह के तीर्थंकरों की, तब तो एक साथ होंगे। और थोड़ा आयु में फर्क होगा मान लो, तो उसमें थोड़ा हो सकता है। ऐसा कुछ अलग से इतना देखने में नहीं आया कि सबकी। केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर मोक्ष, मतलब वो बीच का टाइम तो एक सा हो सकता है ना। हाँ, तो बीच का टाइम हो सकता है।
हाँ, तो उस हिसाब से वो शासन काल तो फिर वो तीर्थंकर का रहेगा ही, वो तो पूरा चौथे काल में रहेगा ही, तो उस तरफ से तो है ही। लेकिन जैसे महावीर भगवान रहे, अब 72 वर्ष की उनकी आयु है, तो बाकी के जो 4 भरत क्षेत्र है वहां पर भी जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उनकी 72 वर्ष की ही आयु हो, तब उतना टाइम में वो बराबर रहे। ऐसा कुछ अलग से देखने में नहीं आया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दीदी फिर वहाँ पर सौधर इंद्री तो उनको लेके जाता है पांडुक शिला पे, तो वो फिर कैसे एडजस्टमेंट बैठेगा कि एक साथ होंगे तो और एक ही टाइम में होंगे तो? देखिए, देवों को, इंद्रों को, देवों को वैक्रियक शरीर होता है, विक्रिया रिद्धि होती है। हाँ। तो वो जितने तीर्थंकर होंगे सब तीर्थंकरों के समक्षण में विराजमान होंगे। सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, तो वो विक्रिया से अलग अलग शरीर बना लेते हैं, बहुत सारे शरीर बना लेते हैं, सब जगह होते हैं। अपने को तो बहुत समस्या है, अब यहाँ भी क्लास चल रही है, इसी समय दूसरी भी क्लास चल रही है और किसी का प्रवचन भी चल रहा है, किस में बैठे, तो वो देव सब में बैठे रहते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं। वो उनको वैक्रियक शरीर होता है, तो सब जगह वो बराबर अटेंडेंस रखते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, उनको कहीं घूमने फिरने जाना है तो अलग शरीर बना के वो घूमने फिरने वाला काम भी कर लेते हैं। उनको कोई और समझ लीजिए उसी समय अष्टानी का है, नंदीश्वर द्वीप भी जाना है, तो नंदीश्वर द्वीप का काम भी हो जाएगा, ये समर्षण का भी हो जाएगा। विक्रिया से अनेक शरीर बना लेते हैं और सब जगह वो मौजूद रहते हैं। लेकिन ये देव मतलब 2.5 द्वीप से बाहर किसी मुनि को इनको बाहर नहीं ले जा सकता 2.5 द्वीप के बाहर? हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर देवों की, भगवान की, किसी की भी ताकत नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर किसी मनुष्य को किसी उठा के नहीं ले जा सकते। यहाँ अपनी पुस्तक में दिए 3 उसके अपवाद दिए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तब बताएंगे। पर वो ऐसा नहीं है कि इस तरह से शरीर रूप में बाहर चले जाएं, वो कुछ अलग बातें हैं। हाँ हाँ, वो अलग, हाँ वो अलग टाइप से। हाँ, शशि जी बोलिए। आवाज नहीं आई आपकी, आवाज नहीं आ रही आपके। आउटगोइंग शायद वो कुछ बंद है क्या, आप चेक करिएगा आपका। हाँ, और कोई अंकल आप हाथ उठा रहे थे? हाँ अंकल बोलिए। मैं बोल रहा था कि अनंत चौबीसी पहले हो चुकी, अनंत बाद में होगी। एक भूतकाल की चौबीसी हो गई, उसको भी हम मानते हैं कि भाई वो चौबीसी हो गई, और वर्तमान की भी हो गई जो महावीर स्वामी तक। लेकिन जो भविष्य में हुई नहीं, उनको भी हम नमस्कार आप करवाते हो, तो वो कैसे पॉसिबल है कि हम उनका नमस्कार करें? हम तो अकेला एक 24 नहीं, हम भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे, नमो लोए सब अरहंत, नमोकार मंत्र है ना, नमोकार मंत्र जो अपन बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, तो बस अरहंतों को नमस्कार हो, ऐसा नहीं है। और नमो लोए सब साहुनम, लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो, और अरहंतों को बस अरहंतों को नमस्कार हो, ऐसा नहीं है। नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयर्याणम, नमो लोए सब वज्रायणम, और नमो लोए सब साहुनम, ऐसा है वो पूरा एक्चुअल में। ये जो लोए सब है, तो सब का अर्थ है, सब का मतलब होता है सब क्षेत्र वाले और सब काल वाले। तो हम तो त्रिकालवर्ती अकेली एक 24 नहीं, हम अनंत जो होंगे ना, तो हम जब नमो लोए सिद्धाणम बोलते हैं, तो हम उसमें अपने आप को भी नमस्कार करते हैं। हम भविष्य में मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाथ खड़ा करो ईशा, हाथ नहीं खड़ा हो रहा। सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, तो हम अपने आप को भी नमस्कार करते हैं नमो सिद्धाणम में। तो भविष्य ये एक नय होता है, एक अपेक्षा होती है, भावी नैगम्य है। तो भविष्य में जो मोक्ष जाएंगे हम उनको भी नमस्कार करते हैं अभी से। ऐसा नहीं होता है कोई राजा का बेटा है, अभी तो राजा नहीं बना, लेकिन उसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं छोटे राजा साहब, सेठ साहब, छोटे सेठ साहब, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो क्यों कह रहे हो, अभी तो सेठ बना ही नहीं, लेकिन ये भविष्य में बनेगा। कोई डॉक्टर अभी खाली उसने ये डिसाइड किया है कि खाली वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, अभी डॉक्टर बना नहीं है, तो भी इतने बस वो एग्जाम क्लियर होते ही है और डॉक्टर साहब उनको कहने लग जाते हैं। क्यों कह रहे हो कि बनेगा, अब डॉक्टर बनेगा, इसलिए अभी से कहते हैं। तो एक नय है, एक अपेक्षा है, उस अपेक्षा से उनको भी नमस्कार करते हैं, उनको भी अर्घ चढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर वो
ढांचा बनेगा वो तो एग्जिस्टेंस में है ना कि भाई ये बनेगा, तो वो भी एग्जिस्टेंस में के एग्जिस्टेंस में है सब। वो मोक्ष जाने वाले हैं, वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। इनके तो अगली 24 के तो नाम आ गए हैं। और ऐसा ही इतना ही नहीं, ये तो मैंने आपको पढ़ के नहीं सुना है, फिर आप लोग लिखने लग जाते हैं फिर वो। इसलिए जो अगली 24 है ना, वो अगली 24 वाले पूरे 24 के 24 पिछले भाव में क्या थे उनके भी नाम हैं। तो जैसे पहले पद्मनाभ, जो पहले महापद्म तीर्थंकर हैं, उनका नाम लिखा हुआ है श्रेणिक। फिर आगे कौन होंगे, ऐसे पूरे 24 के पूर्व भव वाले नाम लिखे हुए हैं शास्त्रों में। तो ऐसा नहीं, एग्जिस्टेंस है, वो भी है बिल्कुल। इसलिए कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है शशि, नहीं आ रही आपकी आवाज। सुधा जी बोलिए। ये मानुषों पर्वत जो आपने गुफाएं बताई है वो कितनी और कैसे कैसे होती है? 14 गुफाएं हैं। अब उसकी नाप तोल की अपने को जरूरत नहीं है, कितनी चौड़ी लंबी बड़ी होती है। नाप तोल दी तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिर संख्याएं हो जाती हैं। बस 14 नदियों को निकलने के लिए 14 गुफाएं हैं। वहाँ से नदियाँ निकलती है, वहां से वो नदियां बाहर आगे पास आउट हो जाती हैं, फिर आगे जाके समुद्र में मिल जाती हैं बाद में। 14 नदियाँ, वो 14 नहीं निकलती है? क्या चीज? भी 14 नदियां जो है ना, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, 14 नदियां देखिए डबल होती हैं। पुष्करार्ध में डबल है, 14 गंगा सिंधु एक साइड और 14 गंगा सिंधु आदि दूसरी साइड। तो 14 में से 7 नदियां तो चल जाती हैं कालो नदी में। नक्शा देखा है ना अपने, नक्शा ख्याल में आ रहा है? जैसे ये समझ लीजिए कालो नदी समुद्र है ये वाला, और ये पुष्करार्ध है। तो ये पुष्करार्ध में ये विदेह क्षेत्र है, ये सुमेरु पर्वत है, और यहाँ से ये सीतोदा नदी और ये सीता नदी। तो ये एक नदी तो चली गई इधर कालो नदी समुद्र में, अब एक नदी इधर आ गई है मानुषत्तर पे। तो इसको निकलने के लिए गुफा चाहिए। तो एक साइड वाली ये जो आधा पुष्कर, ये ईश्वाकार पर्वत है, तो ये जो इस साइड वाला आधा पुष्कर है, इसमें से 7 जाएंगी मानुषोत्तर में, और जो इधर वाला आधा है उसमें से 7 जाएंगी बाहर मानुषोत्तर में। क्योंकि एक एक साइड वाली तो इधर कालो नदी समुद्र में आएंगी ना नदियां। हाँ, 7 पूर्व में जाएंगी, 7 पश्चिम में। तो ये जो इधर पश्चिम में जा रही हैं, पश्चिम साइड वाली, वो मानुषोत्तर की तरफ जाएंगी। जो पूर्व में जा रही हैं वो कालो नदी समुद्र में चली जाएंगी। और इधर पूर्व पुष्करार्ध में पूर्व साइड वाली मानुषोत्तर की तरफ चल जाएंगी, और पश्चिम साइड वाली वो इधर समुद्र में चली जाएंगी। तो टोटल मिला के 7 इधर से और 7 इधर से, तो 14 नदियां मानुषोत्तर पर्वत से पास आउट होंगी। आप है ना मध्य लोगों का पूरे का एक साथ एग्जाम लोगे क्या? नहीं, कुछ आधा आधा करेंगे, छोटा करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार 30-40 का समझा दीजिए ना एक बार और। हाँ, देखिए 2.5 द्वीप में मिला के 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, ये हो गए 10 क्षेत्र। और एक एक में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, 3 काल हैं। तो ये 3 काल हो गए, 3 काल हो गए, और एक एक काल संबंधी 24 तीर्थंकर हैं। देखिए एक भरत क्षेत्र में अभी अपन ऐसे करें, एक अभी अपना भरत क्षेत्र है, वर्तमान के 24, भूतकाल के 24, भविष्य के 24। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दूसरी तरह से भी आप एक भरत क्षेत्र में भूतकाल के 24, वर्तमान के 24 और भविष्य के 24। तो एक भरत क्षेत्र में हो गए कितने, हो गए 72। एक क्षेत्र में 72 हो गए, और अपने पास क्षेत्र कितने हैं 10, क्षेत्र 10 है ना, 5 भरत 5 ऐरावत। तो इस 72 को 10 से गुणा कर देंगे तो भी सीधा सा आ जाएगा 720। चाहे ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, जैसे समझ में आ जाए। या तो 3 काल के अलग अलग प्लस कर लें, 24 वर्तमान के, 24 भूतकाल के, 24 भविष्य के,
तो ये 72 हो गए। एक क्षेत्र संबंधी तीनों काल के 72, तो 10 क्षेत्र संबंधी तीनों काल के हो गए 720। ऐसा 720, और वो 30 24 के लिए मैंने ऐसे बताया था कि 10 क्षेत्र संबंधी 3 काल हैं, तो ये हो गए 30 और फिर 24 से गुणा करेंगे तो 30 24। वो शब्द जो है ना 30 24, तो 30 कैसे आया कि 10 क्षेत्रों के 3 काल के वो 30 और 24 तीर्थंकर, तो वो 24। चलिए, हो गए आप लोगों के प्रश्न? और कोई है? फिर से बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। छह नहीं बताए। मानुषोत्तर पर्वत पे नहीं, मानुषोत्तर पर्वत पे वो छोड़ दीजिए, आप तो उतना ही याद कर लीजिए। मानुषोत्तर पर्वत पे चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है, इतना ही कर लीजिए। वो उनसे कूटों से वो कंफ्यूजन होगा, वो व्यंतरों की है, उससे अपने कोई खास प्रयोजन नहीं है। और कोई है प्रश्न किसी का? किसकी मतलब? अभी फिर से बोलिए। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन। 1721 योजन। और कोई भी कुछ बोल रहे हैं? एग्जाम कब लेंगे? एग्जाम कब लेंगे? मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई बता दें। 1721 योजन। एग्जाम अभी अपन रख लेंगे। आज हो गई 12 तारीख, 22। द्रव्य संग्रह के बाद रखना ना। हाँ, द्रव्य संग्रह का तो अभी तो 17 को तो है ही द्रव्य संग्रह का, तो अभी इतनी जल्दी नहीं रखेंगे एग्जाम। मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है, अकेले आप लोगों को नहीं करनी पड़ती, मुझे भी करनी पड़ती है। अभी और सोच के बता देते हैं। 25 के आसपास देख लेंगे। मोक्षा प्रकाशक का भी रखना है, वो भी रखना है। सूत्र देंगे वो भी बता देना। हाँ, आप लोग तो पढ़ाई चालू कर दीजिए शुरू के सूत्रों की, फिर जब भी। हाँ, दीपिका जी आप अनम्यूट करके बोलिए। आपको डर नहीं लगता? हमें डर लगता है, आपको पेपर बनाना। सही बात है। नहीं नहीं, डर की कोई बात ही नहीं है, इतना आप तो रटवा देते हो, इतना पढ़ा पढ़ा। हाँ, ज्यादा टफ है एग्जाम। दीपिका जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कौन से वाले सूत्रों को की आप क्लासेस लेंगे एग्जाम, क्योंकि हमने तो अभी देर से शुरू किया है ना, इसलिए। मैं देख के आपको बता दूंगी, मैं आज देख के कल आपको बता दूंगी कितना लेना है, उसके हिसाब से मैं कोर्स बता दूंगी, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ाई चालू कर देंगे। क्लासेस उसमें है? हाँ, क्लासेस टेलीग्राम में है। टेलीग्राम में। 17 को अगर नहीं दे पाए तो उसका क्या, कैसे करेंगे ये बताइए। बाद में आप बता देना, जो रह जाए अगर आप, तो बाद में फिर दे देंगे। 17 को मैं नहीं दे पाऊंगी, आप बता देना, बाद में दे देना। चलिए, हो गया? प्रश्न तो नहीं है ना अभी किसी का? सूत्र बोल रहे हैं आज अपन, 3-4 दिन से बोले नहीं है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे सभी लोग। सुधा जी आप शुरू करिए। सुधा जी के बाद चमेली आंटी, उनके बाद में मीना चाची। पहले से शुरू करना है ना? हाँ, पहले से।